हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सक्रीटरी एलिमेंट्स एंड देयर एलिमिनेशन। हम लोग पढ़ चुके थे व्हाट इज एक्सक्रीशन। अपन ने पढ़ चुका था क्या था एक्सक्रीशन। आपकी बॉडी के सारे वेस्ट आउट को बाहर रिमूवल करना। एक बार सब व्यवस्थित हो जाएगी, ठीक है। अलग अलग तरह के वेस्ट थे, नाइट्रोजनस वेस्ट थे, आयंस थे, हाइड्रोजन भी था, आपका वाटर भी था, सारी चीज़ें थी उसमें। तो हमने मेन वेस्ट कौन से थे हमारे, नाइट्रोजनस वेस्ट थे, जिसमें क्या क्या था, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। कुछ एक्सेप्शंस में आपका अमीनो एसिड्स भी था, ग्वानिन था, मैंने सारे पॉइंट्स आपको दिए थे। हमारा मेन एक्सक्रीशन का रोल जो है वो किडनी प्ले करती है। किडनी अपन पढ़ चुके थे, एक बार शॉर्ट में 5 मिनट में रिवाइज करेंगे। किडनी कैसा स्ट्रक्चर है, बी शेप, रेडिश ब्राउन, बी शेप। दूसरा कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन, कलर रेडिश ब्राउन, बी शेप स्ट्रक्चर है। और क्या था, किडनी कैसी थी, मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक का मतलब मैंने पूछा था, याद है क्या है। मेटानेफ्रिक किडनी वो किडनी होती है जो बहुत डेवलप्ड होती है, जो बहुत विकसित किडनी होती है, जो बहुत डेवलप्ड होती है, उसके लिए शब्द यूज करते हैं मेटानेफ्रिक। आपने 2 शब्द सुने होंगे, प्रोटो और मेटा। प्रोटो मतलब प्राइमरी, प्रिमिटिव, जो बहुत शुरुआत में है, जो डेवलप नहीं है, जो प्राइमरी स्टेज का डेवलपमेंट शो करते हैं, दे आर कॉल्ड। जैसे प्रोटोजोन्स आपने पढ़ा है, तो प्रोटो वर्ड जहाँ आएगा मीन्स अनडेवलप्ड, डेवलपिंग स्टेज। मेटा वर्ड जहाँ आएगा मीन्स डेवलप्ड है। तो ये हमारी जो इनकी मैमल्स बोलते हैं, स्तनधारियों की किडनी जो है, मैमल्स की, आपकी रेप्टाइल्स की, बर्ड्स, सबकी किडनी कैसी है, मेटानेफ्रिक किडनी होती है। एक और शब्द मैंने बताया था, रेट्रोपेरिटोनियम, याद है। एक और शब्द था आपका रेट्रोपेरिटोनियम। इसका मतलब भी मैंने आपसे कहा था, होमवर्क में करके आएंगे, पता है। सीलोम से बाहर जो है, एब्डोमिनल कैविटी से जो बाहर है, इट इज कॉल्ड रेट्रोपेरिटोनियल, जो एब्डोमिनल लाइन के पास में है। एब्डोमिनल लाइन क्या होगी, एब्डोमिन के आउटर की लाइनिंग, पेरिटोनियम के बाहर, तो क्या बोलेंगे उसको, रेट्रोपेरिटोनियल। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के साइड्स में है, दोनों पीछे की तरफ है, बैक साइड में, उसको हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। और क्या था किडनी में, जल्दी जल्दी बताइए, पढ़ा चुकी हूँ मैं। साइज कितना था, 120 ग्राम से 150 ग्राम इसका वेट है। यस मैम। किडनी का वेट 120 ग्राम से 160 ग्राम इसका वेट है। 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी। उसके बाद 5 to 7 सेंटीमीटर क्या थी इसकी विड्थ थी। और इसकी वो क्या था, थिकनेस 2 to 3। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं। 2 से 3 सेंटीमीटर की क्या थी, थिकनेस थी। और कौन सा पॉइंट बचा है किडनी में, किडनी की आउटर कवरिंग क्या कहलाती थी, रीनल कैप्सूल। किडनी की आउटर कवरिंग क्या कहलाती थी, रीनल कैप्सूल। यहाँ साइड में लिख रही हूँ मैं, सबसे बाहर जो किडनी की कवरिंग होती है, इट इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। मैं कई बार आपको रिपीट कर चुकी हूँ 4 शब्द। जहाँ पर भी हेपेटिक वर्ड आए, लिवर से कनेक्टेड। जहाँ पर भी कार्डियक वर्ड आए, हार्ट से कनेक्टेड। जहाँ पर भी रीनल वर्ड आए, किडनी से कनेक्टेड। और क्या बचा, पल्मोनरी। जहाँ पर भी पल्मोनरी वर्ड आए, वो किससे कनेक्टेड है, आपका लंग्स से कनेक्टेड है। तो रीनल कैप्सूल के अंदर आपकी किडनी प्रोटेक्टेड है एक तरह से। रीनल कैप्सूल किसका स्ट्रक्चर बना था, कनेक्टिव टिश्यू का। कौन से कनेक्टिव टिश्यू का, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर आपका था। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या था, रीनल कैप्सूल के बाद, अब उसके बाद फैट सेल्स जमा होंगी, जो काहे की बनी होती है, फैट सेल्स, एडिपोज टिश्यू की बनी होती है फैट सेल्स। तो दूसरा आपका कैप्सूल कहलाएगा एडिपोज कैप्सूल। कौन सा हो जाएगा हमारा, दूसरा कैप्सूल कहलाएगा एडिपोज कैप्सूल। उसके बाद फाइबर्स बिखरे होते हैं, फाइबरस टिश्यू, बहुत सारा फाइबर्स बिखरे होते हैं, उसका नाम क्या था, रीनल फैसिया। क्या नाम था, रीनल फैसिया।
अब आपका किडनी का स्ट्रक्चर आता है। कैप्सूल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, अपन पढ़ चुके थे। फिर दो पार्ट्स इसके आएंगे, एक बाहर का बहुत ज़्यादा पार्ट होता है जो लगभग बहुत डेंस टाइप का दिखाई देता है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, इट इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको? रीनल कॉर्टेक्स। और अंदर वाले पार्ट को हम बोलेंगे रीनल मेड्यूसा, सॉरी मेड्यूला। शब्द स्लिप हो जाता है कभी कभी, गीला ज़्यादा है बोर्ड लिखने का। कपड़े से मैम रीनल मेड्यूला, मेड्यूला मतलब मिडिल पार्ट। जो भी पार्ट आपका बीच का पार्ट होगा वो कहलाएगा रीनल मेड्यूला, बाहर का पार्ट आपका कहलाएगा रीनल कॉर्टेक्स। तो ये किडनी की पूरी ब्रीफिंग होगी। अब इसके अंदर कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर जब हम अभी वो पढ़ेंगे वुमेन कैप्सूल तब आपको समझ में आएगा। अंदर जो आपका मेडुलरी पार्ट है इसके अंदर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं? पिरामिड्स। पढ़ा चुकी थी मैं। क्या प्रेजेंट होंगे? पिरामिड्स। नीचे से निकाल दूंगी, सिर्फ शॉर्ट पिरामिड्स पर बना चुके थे, इसको बनाने की जरूरत नहीं, वुमेन कैप्सूल पढ़ेंगे। कोनिकल शेप में क्या होंगे? पिरामिड्स। इनका नाम होगा मेडुलरी पिरामिड्स। क्यों मेडुलरी? क्योंकि मेडुला पार्ट में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स। और चूंकि किडनी का पार्ट है तो हम इनको रीनल पिरामिड्स भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये बीच में है तो मेडुलरी पिरामिड, और किडनी का पार्ट है तो इसको रीनल पिरामिड कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब पिरामिड के नीचे की साइड से कैलेक्सेस होंगे, जो पिरामिड का कोना होगा जहाँ पिरामिड खत्म होगा, लास्ट पार्ट होगा, दे आर कॉल्ड कैलेक्सेस। दो तरह के होते हैं, माइनर कैलेक्सेस और मेजर कैलेक्सेस। माइनर आपके 10 से 12 होंगे, मेजर 2 से 3 होते हैं, ठीक है। बड़ी ट्यूब और छोटी ट्यूब, बड़ी नाली और छोटी नाली, छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स मिलकर एक बड़ी ट्यूब से कनेक्ट हो गई, वो कहलाएगा मेजर कैलेक्स। और जो छोटे छोटे ट्यूब्स हैं वो कहलाएंगे माइनर कैलेक्स। तो पिरामिड के अंदर ही का पार्ट जो होगा, पिरामिड के अंदर की तरफ से क्या बनेगा? पीछे वाली ट्यूब्स जो पतली पतली होंगी दे आर कॉल्ड माइनर कैलेक्सेस, और जो बाहर की तरफ ट्यूब होंगी वो क्या कहलाएंगी? मेजर कैलेक्सेस कहलाएंगी। तो आपके जो पिरामिड्स हैं मेन स्ट्रक्चर शो करते हैं, क्योंकि पिरामिड्स के अंदर ही क्या होता है? नेफ्रॉन। आपको अभी पढ़ना है नेफ्रॉन कितने होते हैं? लगभग 10 से 20 लाख आपके मिलियन, 1 मिलियन, वही मिलियन को 10 लाख बोलते हैं, तो 10 से 20 लाख आपके कितने होंगे नेफ्रॉन्स? तो ईच किडनी है लगभग 10 लाख मिलियन, 10 लाख नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का ही मेन रोल है आपकी फिल्ट्रेशन में, ये आप ध्यान रखिए कि भले ही आप किडनी बोलें, आप पिरामिड्स बोलें, आप कॉर्टेक्स पार्ट बोलें, आप मेडुला बोलें, लेकिन आपका जो फिल्ट्रेशन का मेन रोल प्ले करता है वो कौन करता है? वो नेफ्रॉन ही पूरा आपका रोल प्ले करता है। इसको साइड वाले को मिटा दो। किडनी में कुछ और रह गया फंक्शन। अच्छा, किडनी को क्या कहते हैं हम? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन्स को कहेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर मैंने पहली लाइन बोल दी तो तुम तुरंत चुप हो गए, जबकि ये सब टॉपिक आप पढ़ चुके हो। मैं दोबारा आपको रिपीट करने के लिए रिवाइज करा रही थी। किडनी का जो मेन फंक्शनल पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। मैंने अभी भी बताई थी लाइन कि सारा काम कौन करता है? नेफ्रॉन। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। जैसे हमारी बॉडी की क्या है? सेल है कि नहीं है? तो ऐसे किडनी की आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होगी? नेफ्रॉन होगी। अब दो चीज़ें और पहले समझ लीजिए, फिर वुमेन कैप्सूल बताते हैं। वुमेन कैप्सूल में आपकी एपिथेलियल लेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी बॉडी में कितने टिश्यूज होते हैं? साइड पर लिख देती हूँ। टिश्यू चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तब आपको इसकी नीड होगी। सबसे पहला टिश्यू कौन सा होता है आपका? एपिथेलियल टिश्यू ही होता है, एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड आपका स्केलेटल टिश्यू।
नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू। हमारे लिए भी जिस चीज़ का रोल है वो कौन सा टिश्यू है आपका? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में मेन आपके एपिथेलियल टिश्यू को 5 पार्ट्स में बांटा जाता है। सबसे पहले होता है आपका स्क्वैमस, इसको बोलते हैं शायद शल्कीय बोलते हैं, हिंदी में शल्कीय बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल शॉर्ट में लिख रही हूँ। फिर आता है आपका क्यूबॉइडियल घनाकार, फिर आता है आपका कॉल्यूमनर स्तंभाकार, ठीक है। स्क्वैमस मतलब शल्कीय, क्यूबॉइडियल मतलब जो क्यूब घनाकार जो होता है, कॉल्यूमनर मतलब जो लंबा होता है खंबे जैसा, उसको बोलेंगे कॉल्यूमनर स्तंभाकार। फिर आपका एक और आता है, जल्दी बताइए, सिलिएटेड। एक और कौन सा बचा? सिलिएटेड के अलावा कौन सा बचा? ब्रश बॉर्डर। वेरी गुड। स्क्वैमस एपिथेलियम आपका जो टिश्यू है बिल्कुल सबसे सिंपल, एक लेयर में जो बना हुआ टिश्यू होता है वो कहलाता है स्क्वैमस। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, केवल एक ही लेयर का, सबसे पतला थिनेस्ट टिश्यू जो होता है वो आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडियल आपका कैसा होगा? नाम से क्लियर है, क्यूब शेप में होगा, ये क्यूबॉइडियल हो गया। कॉल्यूमनर कॉलम से बना है, कैसा होगा? खंबे जैसा, लंबा। कॉलम मीन्स क्या होता है? लेंथ वाला, एक खंबे जैसा स्ट्रक्चर, ये होगा कॉल्यूमनर। सिलिएटेड क्या है? चाहे वो आपके सिलिएटेड दो टाइप में आप करेंगे, एक तो होगा क्यूबॉइडियल, एक होगा कॉल्यूमनर सिलिएटेड। तो क्यूबॉइडियल में अगर आपके सिलियास प्रेजेंट हैं तो क्यूबॉइडियल सिलिएटेड एपिथेलियम, अगर आपके कॉल्यूमनर में आपके सिलियास प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है ये दोनों चीजें? सेम ब्रश बॉर्डर लाइक। अब इनके पास सिलिया क्यों है? ये क्या करते हैं, कोई भी चीज़ इनके पास है जहाँ सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होगा और वहाँ कोई भी पार्ट अगर सेल का टुकड़ा है कुछ भी है तो इसको पुश करके धक्का मार के बाहर करेगा। क्या करेगा? पुश करके बाहर करेगा। सिलियाज किसी भी चीज़ को पुश करते हैं, चाहे वो फ्लैजलाज हो, चाहे वो आपके सिलियाज हो, ये किसी चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे आपने ओवरी वगैरह में पढ़ा है, सिलियाज प्रेजेंट है या इसमें फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि ये पुश करेंगे, अटक ना जाए कोई चीज़। तो जैसे झाड़ू लगाने का काम करते हैं ना, कि झाड़ू से क्लीन कर रहे हैं, तो एक तरह से अनवांटेड झाड़ू का काम करते हैं, सब वहाँ से चीज़ों को आगे पुश करते चले जाते हैं। अब ब्रश बॉर्डर लाइक जो शब्द आया आपका, आप सब ने माइक्रोविलाई और विलाई पढ़ा है, डाइजेशन में पढ़ा है। माइक्रोविलाई और विलाई का रोल क्या होता है? किसी भी चीज़ के सरफेस एरिया को बढ़ाना, किसी भी चीज़ की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना। और किडनी में मेन रोल किसका है? एब्जॉर्प्शन का, रीएब्जॉर्प्शन का, ट्यूबुलर सिक्रेशन का, अल्ट्राफिल्ट्रेशन का। ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं अपने को। तो ये क्या काम करेगा? जहाँ पर इसको कोई भी चीज़ वो करनी है, रिमूव करनी है, बाहर निकालनी है, एब्जॉर्ब करना है, तो सरफेस एरिया में ज़्यादा एब्जॉर्ब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ब्रश बॉर्डर लाइक का मतलब है आपका क्यूबॉइडियल और कॉल्यूमनर जैसे ही पार्ट है, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? विलाई और माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई मतलब छोटे विलाई, मतलब इनकी जो सेल्स है ये जैसे क्यूबॉइडियल है आपका, सपोज करिए ये क्यूबॉइडियल, इसका जो ऊपर की संरचना हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? इस तरह से विलाई प्रेजेंट होंगे। आगे बात समझ लो। अगर कॉल्यूमनर है तो क्या हो जाएगा? कॉल्यूमनर में आपकी ये विलाइज कॉल्यूमनर। अब इसमें ये उंगलियों जैसी जो संरचना है, प्रोजेक्शंस है, मतलब उभार बोलते हैं। प्रोजेक्शंस को अपन क्या बोलते हैं? उभार। तो ये जो उभार है ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये केवल एब्जॉर्ब, ये पुश नहीं करते किसी चीज़ को, ये केवल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू आपको समझ में आ गया कि इसका बार बार रोल आना है अपने। वुमेन कैप्सूल जब आप पढ़ेंगे तो टिश्यू जल्दी से बोलिए एक बार मेरे साथ। टिश्यू कितने तरह के? चार। कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, स्केलेटल और नर्वस। हमारे लिए जिसका रोल एक्सक्रीशन में कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू। 5 टाइप्स में बांटा गया। सबसे पहले स्क्वैमस यानी कि शल्कीय, शल्क जैसे स्नेक देखा है, रेप्टाइल्स देखा है तो शल्क जैसे दिखाई देते हैं, ऊपर एक पतली पतली कैचुली जैसी स्किन, वही स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू उस तरह का होता है। फिर क्यूबॉइडियल आपका आया, टाइल फिटेड, टाइल लाइक स्ट्रक्चर, एक जस्ट एक पतली लेयर में ही फिटेड होते हैं,
क्योंकि जस्ट स्क्वेमस के बाद डेवलप्ड है तो ये भी सिंगल लेयर्ड हो गया। फिर कॉल्यूमनर थोड़ा और डेवलप्ड हो गया, स्तंभाकार लंबाई में हो गया। फिर उसके ऊपर कुछ नई चीज़ डेवलप होगी, 3 पार्ट हो गए, स्क्वेमस की बॉडी कॉल्यूमनर। तो कॉल्यूमनर के बाद अब उसमें कुछ आना है तो सिलिया आ गई। सिलिया का काम भी खत्म हो गया। फिर क्या आ गया, वो बाहर आ गया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ गए। दे आर कॉल्ड विलाय और माइक्रोविलाय। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, अब आते हैं, अब कर दो इसको। यस मैम। अच्छा, किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, ये रह गया था। रेट्रोपेरिटोनियल तो हो ही गया, उस दिन भी मैंने बताया था। आपकी जो थोरेसिक कैविटी है, मैंने आपको पहले बताया था 3 कैविटीज़ है बॉडी में, बक्कल कैविटी, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। बक्कल कैविटी आपकी नोज से लेके यहाँ तक की कैविटी, यहाँ से लेके आपके रिबकेज तक की कैविटी थोरेसिक कैविटी, यहाँ से लेकर आपके थाइस तक की कैविटी एब्डोमिनल कैविटी। अभी हमने रेट्रोपेरिटोनियल जो वर्ड पढ़ा तो किसके लिए था वो, कि वो एलिमेंट्री कैनाल वगैरह जहाँ है उसके जस्ट बाहर। क्या क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि पेरिटोनियम के बाहर प्रेजेंट है। किस एलिमेंट्री कैनाल कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी सीलोम के अंदर, तो ये सीलोम से बाहर की तरफ है, इसलिए इसको रेट्रोपेरिटोनियल कहा गया। आपकी जो ये वर्टिब्रास हैं, आपकी रिबकेज के पीछे वर्टिब्रल कॉलम है आपका। किडनी कहाँ है, डॉर्सल साइड में कि वेंट्रल साइड में? डॉर्सल साइड में, उस दिन बताया था मैंने। तो आपकी जो थोरेसिक वर्टिब्रा है लास्ट, कहाँ से शुरू होगी किडनी, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से 3rd या 4th लंबर वर्टिब्रा तक आती है। जैसे आपकी ये थोरेसिक वर्टिब्रा से मान लीजिए, तो थोरेसिक पार्ट हो गया। इसके बाद ये पार्ट आपका क्या आ जाएगा, एब्डोमिनल। थोरेसिक वर्टिब्रा मतलब लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। इसके बाद कौन सी वर्टिब्रा आ रही है, लंबर वर्टिब्रा। तो यहाँ से शुरू होगी किडनी लगभग, और दोनों साइड पोजीशन समझ में आ रही कहाँ है। डॉर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम कहाँ होता है हमारा, डॉर्सल साइड, तो ये पीछे की तरफ है, रेट्रोपेरिटोनियल है। तो आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा जो लास्ट है, उससे लेकर लगभग 4th लंबर वर्टिब्रा तक किडनी आपकी इस साइज में होती है। ठीक है, ये पॉइंट रह गया था, अभी एकदम से याद आया। अब पढ़ना है हमें स्ट्रक्चर ऑफ, क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की पार्ट तो ओपन कैप्सूल। वो डायग्राम नहीं बनाऊंगी जो बुक्स में बना हुआ है, सिंपल वाला डायग्राम आपको बना के दे रही हूँ, जिससे आपको समझने में इजी रहेगा। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, आपको सिर्फ एक उस स्टडी की ज़रूरत है जो टू द पॉइंट होनी चाहिए, ताकि आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल हो। एक समझ लीजिए बैलून जैसा स्ट्रक्चर, या एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर। डायग्राम्स की सुंदरता को मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा। नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट, नेफ्रॉन को टू पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट कहलाता है ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट कहलाएगा रीनल ट्यूब्यूल। इतना ही है, साइड में लिख देते हैं। पहला पार्ट ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट रीनल ट्यूब्यूल। हमको मेन ये 2 चीज़ें पढ़ना है। पहला पार्ट क्या है, ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट क्या है, रीनल ट्यूब्यूल्स। ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, थोड़ा सुंदर नहीं है, आप उस पर ध्यान नहीं देना। कप शेप्ड स्ट्रक्चर, इसका नाम है आपका वुमेन कैप्सूल।
कैप्सूल। ये रब कर देते हैं, इससे क्लियर दिखेगा। वोमेन कैप्सूल। अब आपने पढ़ा है कि जो भी आर्टरी जहाँ ब्लड ले जाती है उसका वही नाम बन जाता है। अगर लिवर में ले जा रही है तो हेपेटिक आर्टरी हो जाएगी, किडनी में ला रही है तो क्या कौन सी आर्टरी कहलाएगी? रीनल आर्टरी। तो आपकी रीनल आर्टरी जो यहाँ पर ब्लड लाने वाली है उसका नाम है एफरेंट आर्टरियोल। क्या नाम है? एफरेंट आर्टरियोल। फिर एक बाहर ले जाने वाली होगी इफरेंट आर्टरियोल, शॉर्ट में चलेगा। अफरेंट मतलब अंदर लाना, इफरेंट मतलब एग्जिट, बाहर निकालना। तो ये ब्लड को अंदर ला रही है, ये ब्लड को अंदर कहाँ ला रही है? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ला रही है, और वो स्ट्रक्चर जहाँ ला रही है उसका नाम है वोमेन कैप्सूल। अब जो ये आपकी एफरेंट आर्टरियोल ब्लड ला रही है ये आगे जाके कैपिलरीज में बढ़ती है। आर्टरीज हो या वेन्स, ये किस में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है? कैपिलरीज से कनेक्टेड होती है। तो जब आपका ये एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को ला रहा है तो ये कहाँ जा रहा है? वोमेन कैप्सूल में। जैसे इसने एंटर किया तो ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बन जाता है। क्या बन जाता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये कहलाएगा आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। गुच्छा, टफ्ट मीन्स गुच्छा, जाल जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। जैसे आपकी समझ लीजिए इससे भैया लटक रही हैं, आप चाउमीन जो खाते हैं वो चाउमीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वोमेन कैप्सूल से झूल रही है, लटक रही है। उस तरह का जाल जैसा स्ट्रक्चर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट क्या कहला रहा था? क्या कहलाएगा? अभी लिखा है ऊपर मैंने, ग्लोमेरुलस। किसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस किसको बोलेंगे? कैपिलरीज वाले पार्ट इसको बोलेंगे। कैपिलरीज वाले किसी और को बोलेंगे? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज आपकी लगभग किस उसका नाम दूसरा क्या हो जाएगा? ग्लोमेरुलस। फिर आपका ये वोमेन कैप्सूल, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम मैंने क्या लिखा है? वोमेन कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल जब कंबाइंडली होते हैं तब इसको हम बोलते हैं मेलपीजियन बॉडी या मेलपीजियन कार्पसल्स। क्या बोलेंगे? कार्पसल्स। किस किस को बोलेंगे? ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल। दोनों चीजें यहाँ लिख देती हूँ साइड में। ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन कैप्सूल क्या कहलाएगा? मेलपीजियन कार्पसल्स। इतना स्ट्रक्चर समझ में आया? जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है हमें? ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है आपका? एक वोमेन कैप्सूल कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जो एक गड्ढा बना रहा है, कैविटी बना रहा है। उस कैविटी में, उस गड्ढे में टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इकट्ठी हो गई। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कहाँ से आई? जैसे ही रीनल आर्टरी आपकी आई, रीनल आर्टरी जो ब्लड ला रही है उसका नाम अलग है, उसका नाम है एफरेंट आर्टरी। जो ब्लड ला रही है उसका नाम क्या है? अफरेंट आर्टरियोल। अफरेंट मतलब अंदर आओ, इफरेंट मतलब एग्जिट, बाहर जाओ। अब ये जो ब्लड ला रही है थोड़ी सी मोटी है, मैंने ऊपर देखो ये मोटी बनाई है, ये आप देखो थोड़ी सी पतली बनाई है। दोनों के स्ट्रक्चर में माइनर डिफरेंस है, ये थिक है, ये थोड़ी सी थिन है। उसका भी रीजन अभी जस्ट आगे बताएंगे। तो ये एफरेंट आर्टरियोल ब्लड ला रहा है, एफरेंट आर्टरियोल ब्लड वापस ले जा रहा है। तो यहाँ पर जब दोनों आर्टरियोल्स के बीच का जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का जाल या गुच्छा बन गया। यहाँ पर लटक गए बहुत सारे। ठीक है, तो वोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलेंगे मेलपीजियन कार्पसल्स या फिर रीनल कार्पसल्स भी कह सकते हैं। जो भी चीज़ रीनल होगी, नेफ्रिक होगी, मेलपीजियन होगी, वो सब रीनल तो है ही, क्योंकि किसका पार्ट है? किडनी का है। जैसे रीनल ट्यूब्यूल का दूसरा नाम क्या है? तीनों आएंगे उसमें, तो पीसीटी, डीसीटी, लोकोफाइल तीनों आएंगे। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन कैप्सूल इज इक्वल्स टू मेलपीजियन कार्पसल्स या फिर रीनल कार्पसल्स। अब हम इसको आगे बढ़, हाँ, अब ये जो आपकी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज थी, यहाँ पर ब्लड तेजी से आया, अब ये पतली हो गई।
जितनी तेजी से ब्लड आया उतनी तेजी से ब्लड बाहर जाएगा क्या? क्योंकि ये पतली होती है तो ये उतनी तेजी से ब्लड नहीं ले जा सकता। तो यहाँ पर जो ब्लड होगा वो अब यहाँ पर छलना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी ब्लड के साथ कंपोनेंट्स थे आपके, आयंस थे, वाटर था, कार्बोसल्स थी, सेल्स थी, आपकी सारी की सारी प्रोटीन्स थे, अमीनो एसिड्स थे, विटामिन्स थे, आयंस थे, सोडियम आयंस वगैरह थे। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जो है वो छन जाएंगी। यहाँ पर एक छन्नी लगी हुई है, आप तो ये मानिए डॉटेड है कि यहाँ पर छन्नी लगी हुई है, इस छन्नी से छनना है सब कुछ। तो यहाँ पर छन्नी कैसी है? बहुत अच्छी छन्नी नहीं है कि सब कुछ आर पार कर दे। चाय की पत्ती जैसे रुक जाती है, चाय छान लेते हैं, तो यहाँ पर भी जो चाहिए वो रुक जाना है, जो नहीं चाहिए वो वापस चला जाए, बहुत सारा चीज़ें नीचे आ जाएंगी। तो ये माइन्यूट कोड्स की है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। यहाँ पर क्या क्या रुक जाएगा? कार्बोसल्स बड़ी होती है, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज कार्बोसल्स साइज में बड़ी है कि नहीं है, तो कार्बोसल्स नहीं छनेंगे। और क्या नहीं छनेगा? प्रोटीन्स रुक जाएंगे, प्रोटीन बिग मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स रुक जाएंगे। और क्या रुकेगा? और क्या रुकेगा? प्लेटलेट, आपको तो मैंने कार्बोसल्स बोल दिया, तो कार्बोसल्स में डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स आ ही गए आपके। और क्या रुकेगा? मेन प्रोटीन और कार्बोसल्स, और एक चीज़ कौन सी रुकेगी? लार्जर मॉलिक्यूल्स हो गए, विटामिन्स भी वहाँ पर रुक जाएंगे, विटामिन्स भी नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर बाकी सब क्या आ गया? छोटे छोटे जो अमीनो एसिड्स थे, ग्लूकोज पूरा आ जाएगा नीचे, ग्लूकोज नीचे आ जाएगा, केवल कार्बोसल्स ऊपर रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रेशर से फिल्ट्रेशन होगा, तेजी से आया ब्लड, कम निकल पा रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो फिल्ट्रेशन जब प्रेशर के साथ होता है, इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर से ब्लड आया, रुक गया, तेजी से बाहर नहीं जा पा रहा, तो जो छनने का काम हो रहा है वो प्रेशर से हो रहा है कि नहीं हो रहा? दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नीट में ये प्रश्न इस तरह से घुमा फिरा के आपका आदर्शन रीजन्स में आता है कई बार, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूँ साइड में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विद प्रेशर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं साइड में, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विद प्रेशर। जब कोई ब्लड का फिल्ट्रेशन प्रेशर के साथ होगा तो उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ तक का प्रोसीजर समझ में आया? लास्ट टाइम रिपीटिंग, क्या स्ट्रक्चर है? एक वोमेन कैप्सूल है, कैविटी जैसा है, गड्ढा है उसमें। वोमेन कैप्सूल में ब्लड लाने वाली आर्टरी का नाम अफरेंट आर्टरियोल। वोमेन कैप्सूल से वापस ले जाने वाली आर्टरी का नाम इफरेंट आर्टरियोल। अब जो लाने वाली आर्टरियोल है वो प्रेशर से ब्लड ला रही है, क्योंकि वो थिक है, उसका ल्यूमेन थिक है, लेकिन जो ले जा रही है वो उसका ल्यूमेन थिन है। तो जो ब्लड रुक गया वोमेन कैप्सूल में, जो ब्लड रुक गया वो प्रेशर के साथ रुक गया, और जो रुकना वहाँ पर छन्नी लगी हुई, नीचे मटेरियल आ गया, तो दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विद प्रेशर। यहाँ पर अब वोमेन कैप्सूल का स्ट्रक्चर आगे बढ़ाएंगे। इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बना के हमने फैला के तोड़ लिया। उलझा के बना दोगे आप समझ नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ये सिंपल स्ट्रक्चर से आपको समझ में चीज़ें जल्दी आ जाएंगी। अब यहाँ पर एक लाइन और बीच में खींचनी है। मुझे हाथ का यूज़ करने की बीमारी हो गई है, बीच बीच में भूल जाती हूँ। डस्टर होता है, डस्टर की हैबिट है। किडनी के कितने पार्ट थे? दो।
रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। मेडुला। ऊपर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रीनल रीनल कॉर्टेक्स। नीचे के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रीनल मेडुला। कोई स्पेलिंग अगर थोड़ी बहुत छूटे तो आप ठीक कर लिया करें। अब आपके दो पार्ट्स हैं, तो जो आपका, अब इसको क्या लिखेंगे हम? पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी का फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आ गया आपका लूप ऑफ हैंगले। ये आ गया इसका, ये आ गया इसका डिसेंडिंग लिम्ब। ये आ गया इसका असेंडिंग लिम्ब। इट इज कॉल्ड डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सीटी से चलेगा काम, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ, पूरा नाम सेम है। अब आपका वोमेन कैप्सूल डबल लेयर बनाना नहीं चाहिए था, सिंगल बनाना चाहिए, ऐसे मान लो। चलो ठीक है, समझने वाला डायग्राम है ये, एग्जैक्ट वैसा वाला नहीं कि हाँ फाइंड ये पॉइंट यहाँ से बोलना चाहिए, ये पॉइंट, ये सिर्फ आपके समझाने वाला डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर पीसीटी, पीसीटी नाम क्यों दिया गया? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नियरेस्ट है, वोमेन कैप्सूल के पास में है, इसलिए इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये क्या है? नियरेस्ट है, पास में हो गया, तो इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये वाला दूर हो गया थोड़ा सा, ये वोमेन कैप्सूल से कंपैरेटिवली दूर है। इट इज कॉल्ड डिस्टल, डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्ड से क्या बना? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एक पीसीटी और एक डीसीटी। दिस इज, ये झूले जैसा यू शेप्ड हेयर पिन्स होती है, जैसे बालों में लगाने वाले हेयर पिन्स होते हैं, जस्ट हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर या यू शेप्ड स्ट्रक्चर। इट इज कॉल्ड लूप ऑफ हैंगले, झूले जैसा। लूप मतलब क्या होता है? रस्सी का एक जो लूप होता है, आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे लूप्स, तो लूप ऑफ हैंगले। और ये नीचे की साइड आ रहा है इसका, तो जो चीज़ नीचे आती है इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग, जो चीज़ ऊपर जाती है इट इज कॉल्ड असेंडिंग। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग लिम्ब। अब जो फिल्ट्रेशन के साथ ब्लड आया था, सबसे पहले वो कहाँ जाना है? सबसे पहले वो कहाँ जाना है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या करेगी? तेजी से फ्लोट करेगी कि रोक लेगी? अच्छा, मैंने जो एपिथेलियल पार्ट तो बोला ही नहीं, वो एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया था। वोमेन कैप्सूल की वॉल किसकी बनी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की। किसकी बनी होती है? स्क्वैमस स्क्वैमस लिखूं चलेगा? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा? पोर्स है उसमें, स्लिट्स जैसे, तो निकाल देगा सामान, जो रोकना है वो रोक लेगा, जो निकालना है वो निकाल दिया। पीसीटी काय का बना है आपका? क्यूबॉइड। कंफर्म? क्यूबॉइड। पीसीटी काय का बना है? क्यूबॉइड। एपिथेलियल टिश्यू का रोल सब जगह है, और एपिथेलियल टिश्यू का काम ही है आपका पोर करना, क्योंकि कैसी है? परमिएबिलिटी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपकी है, आपने पढ़ा है, परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल, ये सब रोल्स हैं इसके। पीसीटी में जब ये अब जो आया ग्लोमेरुलस से नीचे, ये ग्लोमेरुलस पार्ट था, इससे जो नीचे आया, अब इट इज नॉट ब्लड, इट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। और चूंकि ग्लोमेरुलस से होके आया तो क्या कहलाएगा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। लिखो नीचे यहाँ पे, यहाँ पर जो आया उसको क्या बोलेंगे हम? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। राइटिंग समझ आ रहा है आप लोगों को? राइटिंग समझ आ रहा है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि ऊपर तो छना था, तब तक तो ब्लड था, अब कंपोनेंट्स रिमूव हो गए, आधे ऊपर रह गए, आधे नीचे आ गए, तो नाउ इट इज नॉट कंप्लीट ब्लड, क्योंकि कार्पसल्स तो ऊपर ही रह गए, तो उसको क्या ब्लड तो बोल ही नहीं सकते। ब्लड का मेन कंपोनेंट क्या है? कार्पसल्स, वो रुक गई ऊपर ही, वो नीचे आई नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब पर मिनट में इसको जो निकल के नीचे आता है 1 मिनट में, उसको हम बोलते हैं GFR। पर मिनट जो छन के आता है उसको हम बोलते हैं GFR, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। क्या बोलेंगे?
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, लगभग आपकी बॉडी में 180 लीटर पानी सर्कुलेट होता है। सोचिए कि यूरिन कन्वर्ट होने में जितना आपका जो आरओ काम करता है ना, आपका आरओ कितना पानी वेस्ट करता है। जब आरओ पानी को प्यूरिफाई करता है तो आपके 2-4 टप पानी तो वेस्ट जाता ही कि नहीं जाता है। हमारी सेम किडनी काम करती है, जैसे आरओ फिल्ट्रेशन करता है सेम हमारी किडनी फिल्ट्रेशन करती है। तो लगभग 180 लीटर पानी, मतलब समझ लीजिए 18 लीटर पानी, 18 बिस्लेरी की बॉटल्स आपके होगी। कितना एक्सेस पानी होगा, 2 बकेट्स पानी तो हो ही गया एटलीस्ट, बड़ी वाली 1 बकेट तो भरी जाती है। इतना पानी बॉडी में आपका फिल्ट्रेट होके रिमूव होके ऊपर नीचे होता है। GFR समझ गए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट 1 मिनट में कितना होता है। यहाँ GFR बस लिखूं चलेगा, फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। GFR से समझ में आएगा। अब PCT में जब ब्लड गया, ये फिल्ट्रेट गया, अब क्या होगा, यहाँ कौन रोक लेगा, कौन जाने देगा, थोड़ा सा सब बताओ। हाँ रिवाइज करो ना, कोशिश करो। परमिएबिलिटी किस किस के लिए है? PCT और डिसेंडिंग लिम्ब, PCT और डिसेंडिंग, कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाएगा अब यहाँ? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा? कैसे बढ़ेगा? तो वाटर रिलीज कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना कॉन्सेंट्रेशन। जब तो यहाँ PCT में क्या रुक जाएगा? आयंस रुक जाएंगे और वाटर परमिएबल रहेगा। वाटर क्या रहेगा? वाटर यहाँ के लिए परमिएबल रहेगा। तो यहाँ पर एक 2H2 और आयंस के लिए ऐसे आयंस लिखूं डायरेक्ट। आयंस क्या हो गए? रुक गए। क्या निकल गया? वाटर। मैंने वाटर नीचे लिख दिया, आगे जा रहा है। आयंस क्या हो गए? रुक गए, ऊपर हो गए। अब लूको पहनने के डिसेंडिंग लिम्ब में आए। डिसेंडिंग लिम्ब का काम क्या होगा? सेम रहेगा। यहाँ पर वाटर क्या होगा, यहाँ से भी वाटर पास कर देंगे और कुछ आयंस को यहाँ पर और रोक लेंगे। जो थोड़े बहुत बचे थे, अभी ऊपर तो रोक ही लिए हैं, फिर भी सारे तो रोके नहीं होंगे। कुछ आयंस यहाँ पर और रुके और वाटर बाहर निकल गया। अब लिखने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ है ऑलरेडी H2। डिसेंडिंग लिम्ब फिर किसके लिए परमिएबल है? वाटर के लिए परमिएबल है, आयंस के लिए इम्परमिएबल है। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? फिर ऊपर चढ़े, आगे बढ़ा, ये फिल्ट्रेट आपका किडनी में पास होकर आगे आता जा रहा है। अब यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट से मतलब यहाँ पर किसको रोक लेंगे? वाटर को रोक लेंगे और आयंस को जाने देंगे। डिसेंडिंग लिम्ब आयंस को रोक लेता है, वाटर को जाने देता है। असेंडिंग लिम्ब उल्टा बोलिए, ठीक है, क्लियर होगी कॉन्सेप्ट। इसके बाद अब क्या, यहाँ पर आपकी है कलेक्टिव डक्ट। लिखा नहीं शायद मैंने, बना दिया, लिखा नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव डक्ट। कलेक्टिव डक्ट आपकी पता है किससे मिलकर बनी है? वही मेजर कैलेक्सिस और माइनर कैलेक्सिस से मिलकर। माइनर कैलेक्सिस में पहले वो फिल्ट्रेट आया और पेल्विस पोर्शन में है आपकी, चूंकि मैंने बनाया नहीं, बड़ा डायग्राम में उस दिन बना चुकी थी। लास्ट क्लास में हम अपना पूरा पिरामिड और कैलेक्स, मेजर कैलेक्स सारा समझ चुके थे। तो जब कलेक्टिंग डक्ट में ही आएगा तो कलेक्टिंग डक्ट किससे मिलकर बनी है? पहले माइनर कैलेक्सिस मेजर कैलेक्स से कनेक्ट हुई और मेजर कैलेक्सिस किससे कनेक्ट हुए? कलेक्टिव डक्ट से हुए। और कुछ कैलेक्सिस आपके कनेक्ट डायरेक्ट किससे होते हैं? एक शब्द और है, वर्टिनी, कॉलम ऑफ वर्टिनी शब्द आया था मेडुलरी पार्ट में। तो कुछ कलेक्टिंग डक्ट जो कुछ आपके कैलेक्सिस जो है वो किससे कनेक्ट होंगे? कॉलम ऑफ, देख लेना डबल टी है सिंगल टी है, सॉल्यूशन नंबर कॉलम ऑफ वर्टिनी। तो बचा कुचा जो सब तुम्हारा गया वो कहाँ जाके इकट्ठा हो गया? मेजर कैलेक्सिस किससे कनेक्ट हो गए? कॉलम ऑफ वर्टिनी से कनेक्ट हो गए। तो ये आपका फिल्ट्रेशन की प्रोसेस इस तरह से किडनी में काम करती है। एक बार फिर से शुरू से जल्दी से लेते हैं इसको। अफरेंट एट्रियोल का क्या लाया? ब्लड लाया। ब्लड कहाँ लाया? कप शेप्ड स्ट्रक्चर वुमेन कैप्सूल जो है आपका उसमें लाया, उसका नाम है जो अब लाया ये ब्लड जैसी लाई आपके अफरेंट एट्रियोल, तो ये जाकर कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। और कैसे कैपिलरीज में? टफ कैपिलरीज है आपकी। कैपिलरीज का कुछ
गुच्छा बन गया। यहाँ पर जब तेजी से ब्लड आया तो ब्लड का प्रेशर बढ़ा उतनी देर के लिए, उस कैप्सूल में उस कैविटी में प्रेशर बढ़ा तो कुछ चीज़ें नीचे आ गई, कुछ चीज़ें ऊपर ही रुक गई। यहाँ पर प्रोसेस हुई फिल्ट्रेशन की स्टार्ट, फिल्ट्रेशन विद प्रेशर, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि प्रेशर के साथ छन के आया तो उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। किसका बना है? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का बना है। नीचे आए, अच्छा, वोमेन कैप्सूल और ग्लोबुलस कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे? मैल्पीजियन कार्पसल्स या फिर रीनल कार्पसल्स, माल्पीजियन बॉडी भी बोल देते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, 2-3 नाम होते हैं। फिर नीचे आया ये पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ फैमिली। पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल क्यों कहा जाएगा? बिकॉज इट इज द नियरेस्ट पार्ट। ये क्या है? नियरेस्ट पार्ट है बिल्कुल वुमेन कैप्सूल का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब नियरेस्ट। उसको डिस्टल क्यों कहा जाएगा? बिकॉज इट इज द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन कैप्सूल, से डिस्टेंट पार्ट है, उसको हम बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। एक चीज और जो अपन ने लिखा था, रीनल कॉर्टेक्स और रेटिना से करते हैं, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला लिखा है मैंने कहीं? जितना भी ट्यूबुलर पार्ट है, जो कॉन्वोलेटेड पार्ट है, काहे का? नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन का जितना भी कॉन्वोलेटेड पार्ट है, कॉन्वोलेटेड मतलब मुड़ा हुआ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, कुंडलित भाग, वो कहाँ होगा? हमेशा कॉर्टेक्स रीजन में। ध्यान रखना, ये डेट में प्रश्न आता है। जितना भी कॉन्वोलेटेड पार्ट है, कॉन्वोलेटेड पार्ट मतलब जो मुड़ा हुआ पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट है, जो कुंडलित है, कुंडलित मतलब कुंडली जैसे मार रहा है, घूम रहा है, ये सब कॉन्वोलेटेड हो गया कि नहीं हो गया? ये कहाँ पर प्रेजेंट है? आप देखिए रीनल कॉर्टेक्स में, ये पूरा पार्ट आपका रीनल कॉर्टेक्स का प्रेजेंट है। नीचे वाला जो पार्ट है आपका, जो सीधा है, स्ट्रेट है, लूप ऑफ फैमिली स्ट्रेट है कि कॉन्वोलेटेड है? स्ट्रेट है, इट्स नॉट कॉन्वोलेटेड। तो ये पार्ट कहाँ है? रीनल मेडुला। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इस तरह से आता है, इसलिए मुझे एकदम से याद आया तो मैंने आपको बता दूँ। तो कॉन्वोलेटेड पार्ट कहाँ होगा? रीनल कॉर्टेक्स में, और स्ट्रेट पार्ट कहाँ होगा? रीनल मेडुला में। ठीक है। अब पीसीटी में क्या आया? जैसे ही आपका ये आया तो इट्स नॉट ब्लड, ये ब्लड नहीं कहलाया, क्योंकि ऊपर क्या रुक गई? आयंस रुक गए, ऊपर कुछ सोडियम आयंस वगैरह रुक गए, कार्पसल्स रुक गई, और क्या रुक गया? प्रोटीन रुक गया, और क्या रुक गया? अभी भी तो पूछा था, कैल्शियम, फॉस्फेट, आयंस, कई सारे आयंस, कैल्शियम भी लिख दो यहाँ पर, फॉस्फेट भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है। पोटेशियम तो है ही है, क्रिएटिनाइन भी आएगा। तो यहाँ पर ये सब रुक गए, तो अब ये ब्लड नहीं कहलाएगा, क्योंकि ग्लूकोज बस आया नीचे, और कुछ जो उसमें डाइल्यूटेड पार्ट थे जो आराम से निकल सकते थे, वो सब नीचे आ गए, ऊपर जो कार्पसल्स रह गई। तो नाउ इट्स नॉट ब्लड, इट्स कॉल्ड फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे इसको? फिल्ट्रेट। और अभी भी ये यूरिन नहीं कहलाता, ये यूरिन कब कहलाएगा? जब यहाँ आ जाए, जब आपका पेल्विस पार्ट में आने लगता है, तब इट इज कॉल्ड यूरिन। मेजर कैलेक्सिस, माइनर कैलेक्सिस जब पेल्विस पार्ट में आता है तब हम इसको यूरिन कहेंगे। अभी तक ये यूरिन नहीं है। इसके 3 नाम। शुरुआत हुई ब्लड से, फिर क्या बना? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट के बाद क्या बना? यूरिन बनी। यूरिन इज द 3rd स्टेज, जब इसमें यूरिया मिक्स हो गया, जब इसमें यूरिया और हमारे अमीनो एसिड्स वाला हमारा नाइट्रोजनस बेस जब इसमें मिक्स हो जाएगा, तब ये कहलाएगा आपका यूरिन। यूरिया से यूरिन। अदरवाइज ये सब अभी तक क्या चल रहा है? इट्स कॉल्ड फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट ही चल रहा है। पीसीटी में मैंने बोला आयंस रुक गया, मैंने बार बार सारे नाम नहीं लिखे क्योंकि ऊपर एक बार लिख दिए थे अपन। तो आयंस यहाँ पर रुक गया, नीचे क्या आ गया? वाटर आ गया। फिर आपका जब यहाँ पीसीटी के बाद वाटर नीचे आया, तो नीचे और क्या होगा? लूप ऑफ एनले आया। लूप ऑफ एनले में एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब में जब आया तो वाटर के लिए क्या है? वो आप बताइए। वाटर के लिए परमेएबल, आयंस के लिए इम्परमेएबल। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। अब कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करना है, चेंज करना है, उसको बैलेंस करना है। अब क्या होगा? अब असेंडिंग लिम्ब में चढ़ेगा जब, तो असेंडिंग लिम्ब में जब चढ़ेगा तो क्या होगा? वाटर रोक लेंगे कि आयंस को जाने देंगे कि वाटर को जाने देंगे? अभी वाटर जाने दिया था, आयंस को रोका था। अब किसको रोकना है? वाटर को रोकना है, आयंस को जाने देना है।
असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब तक काम कंप्लीट हो गया। अब जो थोड़ा बहुत और कुछ बचा, थोड़े बहुत आयंस जो बचे, थोड़ा बहुत और जो अमीनो एसिड्स, वो सब अब कहाँ काम कंप्लीट होगा? डीसीटी में जाके। जो भी ये 3 प्रोसेस में चलता है। पहला, सबसे पहले क्या पढ़ा था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये ऊपर लिख दूँ कहीं जगह हो तो। पहली स्टेप क्या थी इसकी? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरी स्टेप क्या थी इसकी? रीनल रीअब्जॉर्प्शन। रीनल रीअब्जॉर्प्शन। तीसरी स्टेज क्या कहलाएगी? सीक्रेशन। सीक्रेशन, रीनल सीक्रेशन। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, हाँ, फिर रीनल रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब यही हुआ कि जो कुछ बचा, अगर वो सारा हम जाने दे रहे हैं तो सारा वेस्ट के साथ हमारा यूजफुल चला गया। अगर हम रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे पीसीटी, डीसीटी और लूकोफैले में, तो जो हमारे पॉजिटिव आयंस थे, जो हमें चाहिए हैं, सोडियम वगैरह, या जो हमारे ग्लूकोज के अच्छे कंपोनेंट्स थे, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल कंपोनेंट्स थे, वो सब चले गए यूरिन में, कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए यहाँ से क्या स्टार्ट होगा आपका? रीनल रीअब्जॉर्प्शन। रीनल रीअब्जॉर्प्शन में ही आपका एक बार वाटर रुकता है, एक बार आयंस जाते हैं, एक बार आयंस रुकते हैं, वाटर जाता है। तो जो जो चाहिए था वो वाटर के साथ और आयंस के साथ बच गया, रोक लिया हमने। जो वेस्ट था अब क्या बनने लगा? अब यूरिया कन्वर्ट होना शुरू हुआ। अब अमीनो एसिड्स वेस्ट के फॉर्म में जो एक्स्ट्रा है वो जाकर क्या बनाना शुरू कर देंगे? यूरिया बनाना शुरू कर देंगे। तो अब यूरिया कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया, तब आपका कहलाएगा रीनल सीक्रेशन। सीक्रेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपका यहाँ से वाटर रोक लिया, जो कुछ बचा तो डीसीटी से आपका क्या स्टार्ट हो गया? सीक्रेशन स्टार्ट हो गया। कलेक्टिंग डक्ट ने क्या किया? कलेक्टिंग डक्ट ने सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लिया, जो कुछ भी बन पाया, और जो कुछ वो बन गया वो यूरिनरी फिल्ट्रेट है। जो कुछ भी बन गया वो क्या कहलाएगा? यूरिनरी फिल्ट्रेट, यानी कि यूरिन बना, और वो कहाँ जाकर इकट्ठा हुआ? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट आपके किससे कनेक्टेड है? मेजर कैलेक्सिस से और माइनर कैलेक्सिस से। माइनर कैलेक्सिस मतलब छोटी छोटी नालियाँ, मेजर कैलेक्स 2 या 3 हैं आपके, जो बड़े ट्यूब्स हैं, उसमें छोटे छोटे, जैसे ये मेरी फिंगर्स है, मान लो 5 फिंगर्स है, माइनर कैलेक्स है, और ये मेरा बड़ा नीचे पाम है जो, ये मेजर कैलेक्स हो गया। जैसे 2 फिंगर्स मान लीजिए बना लिए, ये आपके हो गया माइनर कैलेक्सिस। ये कहाँ जा रहे हैं? मेरे हाथ की तरफ जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मेजर कैलेक्सिस। और ये सब कहाँ इकट्ठे हैं? कलेक्टिंग डक्ट में। कुछ जो इससे कनेक्ट नहीं हो पाए वो कहाँ कनेक्ट होंगे? कॉलम ऑफ वर्टिनी, क्योंकि कॉलम ऑफ वर्टिनी मेडुलरी पार्ट है। मेडुला के बीच बीच में जो ये जो पिरामिड्स के बीच में जो मेडुला अंदर एंटर कर गया था, घुस गया था, उस दिन बना के बताया था मैंने, वो क्या बना रहा है? कॉलम ऑफ वर्टिनी। तो जो भी यूरिन थोड़ी बहुत कैलेक्सिस से बची, कलेक्टिंग डक्ट में नहीं जा पाई, वो कहाँ चली जाएगी? कॉलम ऑफ वर्टिनी में जाकर कलेक्ट हो जाएगी। अब आपके एक शब्द और मुझे जक्स्टा और कॉर्टिकल, क्या है जक्स्ट्रा? पूरा शब्द बोलो। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन किसको कहेंगे? जिसका लूकोफैले बड़ा होगा। जक्स्ट्रा बड़ा होगा, अंदर घुस जाएगा, ज़्यादा एंटर। जब कोई चीज़ बड़ी होगी, लंबी होगी, तभी तो मेडुला के अंदर ज़्यादा जाएगा। तो चीज़ छोटी होगी वो मेडुला से बाहर रहेगी। तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है आपके कौन है? जो साइज में बड़े होंगे वो कहलाएंगे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो छोटे होंगे साइज में, दे आर कॉल्ड कॉर्टिकल मेडुलरी नेफ्रॉन। उनका साइज मतलब हेयर पिन, जैसे मैंने बताया, ये छोटा होगा साइज में, तो ये कॉर्टिकल हो गया। ये भी डेट में क्वेश्चन आता है आपका। जो बड़ा हो गया वो क्या कहलाएगा? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन आपका वो कहलाएगा। अब आपका क्या बचा इसमें से? ग्लोमेरुलस हो गया, अफरेंट एट्रियोल, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, पोजीशन, फिल्ट्रेट। कितनी यूरिन बनी? 180 लीटर आपका जो वाटर फिल्ट्रेट हुआ, तो यूरिन कितनी बनी? 180 लीटर तो ब्लड फिल्ट्रेट को, सॉरी, वाटर फिल्ट्रेट हो रहा है। पूरा आपकी बॉडी में जो वाटर सर्कुलेट हो रहा है वो कितना है? लगभग
यूरिन बनाने के लिए वेस्ट जो जा रहा है वो 180 लीटर है। और यूरिन कितनी, यूरिन तो 180 लीटर नहीं बन रही, यूरिन कितनी बनेगी 1 से 1.5 या 2 लीटर। कितनी बनी यूरिन 1 से 2 लीटर मान लीजिए, 1.5 से 2 कह दीजिए उसको आप। 180 लीटर ब्लड वेस्ट, सॉरी वाटर वेस्ट हुआ, घूम रहा है पूरे में, फिल्टर रुक रहा है, फिर फिल्टर हो रहा है, फिर फिल्ट्रेट हो रहा है, आयंस रुक रहे हैं, फिर वाटर जा रहा है। तो आपका जैसे आरओ काम करता है, मैंने भी बताया कि आरओ से आपका वाटर वेस्ट बाहर निकल गया, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट चला गया। ऐसे ही आपकी किडनी जब फिल्टर करती है तो किडनी से पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट चला जाता है, जो पानी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता चला जाता है, उसकी अमाउंट है 180 लीटर। और जो यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है 1 से 2 लीटर सर्कुलेट हो रहा है। क्लियर हो गया। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ठीक है, ये बता ही दिया था अभी यहाँ। जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स, कुछ भी कह लो, वो कौन है जो साइज में थोड़े से बड़े हैं, मेडुला में ज़्यादा अंदर तक गए हैं, दे आर कॉल्ड, वही तो मैं बोल रही हूँ, जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, मेडुला में अंदर चला गया ज़्यादा, वो कहलाएगा आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और जिसका छोटा है साइज वो कहलाएगा कॉर्टिकल मेडुलरी नेफ्रॉन।